इससे प्रीवियस क्लास में हमने जो है निवेश गुणक वगैरह क्या होता है, इसका एमपीसी एमपीएस के साथ वगैरह क्या संबंध होता है, ये सारी की सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। मैंने आपको ये बताया था कि ये जो चैप्टर है आय और रोजगार का निर्धारण, ये 3 जगह क्लासीफाई हुआ है। सबसे पहला जो था समग्र मांग और उसके घटक, ये हम पढ़ चुके हैं। दूसरा है अल्पकालीन संतुलन उत्पादन, ये भी हम पढ़ चुके हैं। तीसरा चैप्टर हमें स्टार्ट करना है न्यून मांग और अधिमांग की समस्या। न्यून मांग और अधिमांग की समस्या क्या होती है, इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। न्यून मांग क्या होती है, अधिमांग क्या होती है, क्या इसके रीज़न है, क्या इसके क्या कारण है, क्या इसके परिणाम है, कैसे ये प्रॉब्लम ठीक होती है और कैसे इसका ग्राफ बनता है। तो इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना है कि न्यून मांग को ही अभावी मांग कहते हैं। न्यून मांग का दूसरा नाम अभावी मांग है और अधिमांग का जो दूसरा नाम है वो अतिरेक मांग है। तो आपकी बुक में अभावी मांग या अतिरेक मांग भी लिखा हुआ हो सकता है। ये दोनों एक ही चीज़ें होती हैं, कोई अलग चीज़ नहीं है। आप ध्यान रखिएगा, न्यून को अभावी और अधिक को मांग को अतिरेक मांग कहते हैं। इस चैप्टर को समझने के लिए न्यून मांग क्या होती है और अधिमांग क्या होती है, इस चैप्टर को समझने के लिए आपको सबसे पहले इस चैप्टर की कुछ टेक्निकल टर्म्स को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जिसमें सबसे पहली जो टेक्निकल टर्म है वो है बेटा पूर्ण रोजगार क्या होता है। ये इस चैप्टर की सबसे पहली टेक्निकल टर्म है। पूर्ण रोजगार का मतलब क्या होता है, पूर्ण रोजगार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पूर्ण रोजगार को इंग्लिश में जो है फुल एम्प्लॉयमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या होता है, देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि इसका अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें उन सभी लोगों को काम मिल जाता है जो प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए तैयार होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, प्रचलित मजदूरी मतलब, प्रचलित मजदूरी दर का मतलब कि भाई जो भी सैलरी उनको मिल रही है उस सैलरी पे वो काम के लिए तैयार हैं, जितना भी सैलरी उनको मिल जाए। और ऐसे सभी लोग जो जॉब ढूंढ रहे हैं, जो काम कर रहे हैं या काम करना चाहते हैं, या जब उन सभी लोगों को काम मिल जाता है तो ऐसी सिचुएशन में उस सिचुएशन को जो क्रिएट होगी, वो सभी लोग जो काम ढूंढ रहे थे अगर हम उन सबको काम दे दें, एक भी बंदा अगर खाली ना रहे, तो उस सिचुएशन को पूर्ण रोजगार की सिचुएशन हम कहते हैं। ऐसी सिचुएशन में अर्थव्यवस्था में, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ब्रैकेट में, कोई अतिरिक्त क्षमता जो है वो नहीं होती। इसका मतलब क्या है, कोई अतिरिक्त क्षमता नहीं होती कि एक भी जो बंदा है वो खाली नहीं है, नल्ला नहीं है। ठीक है, वो जो है सबके सब काम कर रहे हैं। जैसे कि अगर बेटा 100 बंदे हैं, अगर 100 बंदे हैं जो काम ढूंढ रहे थे, काम सर्च कर रहे थे, प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए तैयार थे, अगर हम 100 के 100 बंदों को काम दे दें, एक भी बंदा खाली नहीं, 99 भी नहीं, 100 मतलब 100, अगर 100 के 100 बंदों को हम काम दे दें जो प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए तैयार हैं, तो ऐसी स्थिति जो सिचुएशन क्रिएट होती है उसको पूर्ण रोजगार कहते हैं। और ऐसी सिचुएशन में अर्थव्यवस्था में कोई भी अतिरिक्त क्षमता नहीं होती, मतलब कोई भी बंदा खाली नहीं होता काम करने के लिए जो रेडी हो, प्रचलित मजदूरी दर पर सब काम कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक दूसरी सिचुएशन होती है, इसको कहते हैं अल्प रोजगार की सिचुएशन। इसमें मैंने ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, अतिरिक्त क्षमता होती है। ये बिल्कुल उसका अपोजिट है बेटा। जो प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के इच्छुक तो होते हैं परंतु उन्हें काम नहीं मिल पाता। जैसे कि अगर 100 बंदे प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के इच्छुक हैं, ठीक है, लेकिन उसमें से काम कितने को मिला, केवल 80 को काम मिल गया, 20 को काम नहीं मिला। तो ऐसी सिचुएशन में ये 20 बंदे प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन काम ही नहीं है अर्थव्यवस्था के अंदर। ठीक है जी, काम ही नहीं है अर्थव्यवस्था के अंदर। तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे, उस सिचुएशन को हम जो है अल्प रोजगार की सिचुएशन कहते हैं। और मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इसमें अतिरिक्त क्षमता होती है अर्थव्यवस्था के अंदर। मतलब कि ये जो 20 बंदे हैं, ये क्या है, ये 20 बंदे जो हैं बेटा, ये अतिरिक्त क्षमता कहलाएंगे अर्थव्यवस्था की, कि अर्थव्यवस्था में ऐसे लोग मौजूद हैं जो प्रचलित मजदूरी दर पर काम करना चाहते हैं पर उन्हें काम नहीं मिल रहा। तो ये 20 बंदे जो हैं इसको कहेंगे अतिरिक्त क्षमता। तो दो तरीके की सिचुएशन है, एक पूर्ण रोजगार, एक अल्प रोजगार। पूर्ण रोजगार का मतलब अगर वो सभी लोग जो प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए तैयार हैं, अगर सबको काम मिल जाए तो पूर्ण रोजगार हो जाएगा। सबको काम अगर ना मिले, कुछ बंदे खाली रह जाएं, तो भाई वो अल्प रोजगार की सिचुएशन जो है हो जाती है। अच्छा जी,
अब मैंने आपको इससे प्रीवियस वाले चैप्टर में अल्पकालीन संतुलन उत्पादन में मैंने आपको ये बताया था कि अर्थव्यवस्था के अंदर जो संतुलन होता है वो दो तरीके की अप्रोच होती है, या तो समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर हो जाए या बचत और निवेश बराबर हो जाए। एक होता है एडी और एएस अप्रोच, और दूसरी जो होती है वो होती है एस और आई अप्रोच। एक होती है एडी और एएस अप्रोच और एक होती है एस और आई अप्रोच। इन दोनों अप्रोचेस से अर्थव्यवस्था में संतुलन स्थापित किया जा सकता है। यहाँ पे बेटा आपको क्या समझना है, ये जो दोनों अप्रोचेस दोनों सेम ही है, कोई अलग चीज़ नहीं है। चाहे इस वाले मेथड से निकालिए चाहे इस वाले मेथड से निकालिए, आंसर सेम ही आता है। जो ADAS है या एस और आई है, ये दोनों ही सिचुएशन जो अभी मैंने आपको ऊपर बताया है, ये पूर्ण रोजगार में भी क्रिएट हो सकती है, पूर्ण रोजगार में भी क्रिएट हो सकती है और अल्प रोजगार में भी क्रिएट हो सकती है। AD = AS पूर्ण रोजगार में भी बराबर हो सकता है, अल्प रोजगार में भी बराबर हो सकता है। S = I पूर्ण रोजगार में भी बराबर हो सकता है, अल्प रोजगार में भी बराबर हो सकता है, दोनों सिचुएशन में हो सकता है। तो अगर बेटा AD = AS या S = I दोनों एक ही चीज़ होती है, संतुलन की तो शर्त है, अगर वो पूर्ण रोजगार पे बराबर होती है, पूर्ण रोजगार पे मतलब कि यहाँ पे और यहाँ पे अगर बराबर होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, उस बिंदु को जो वो बराबर होगा उसको कहेंगे पूर्ण रोजगार संतुलन। क्या बोलेंगे उसको बोलेंगे पूर्ण रोजगार संतुलन। पूर्ण रोजगार अलग है, पूर्ण रोजगार संतुलन अलग है। पूर्ण रोजगार की स्थिति में जब अर्थव्यवस्था संतुलन में होती है तो उसको पूर्ण रोजगार संतुलन कहते हैं। क्या बोला मैंने? पूर्ण रोजगार की स्थिति में जब अर्थव्यवस्था संतुलन में होती है, यानी कि AD = AS या S = I होता है पूर्ण रोजगार की स्थिति में, तो उस स्थिति में जो संतुलन क्रिएट होता है उसको पूर्ण रोजगार संतुलन कहते हैं। मतलब कि एक भी बंदा खाली नहीं होगा, सब बंदे काम कर रहे होंगे जो प्रचलित मजदूरी दर पर काम करना चाहते हैं और AD = AS हो रहा होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर AD = AS या S = I अल्प रोजगार में भी बराबर हो सकता है। मतलब कि वो सभी लोग जो काम करना चाहते हैं, अगर उन्हें काम नहीं मिल रहा, खाली हैं बंदे, अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त क्षमता है, लेकिन फिर भी AD = AS या S = I हो गया, संतुलन स्थापित हो गया अर्थव्यवस्था के अंदर, तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? उस सिचुएशन को हम जो है अल्प रोजगार संतुलन बोलते हैं। अल्प रोजगार अलग है और अल्प रोजगार संतुलन अलग है। ठीक है, अल्प रोजगार अलग है और अल्प रोजगार संतुलन अलग है। अल्प रोजगार की स्थिति में जब संतुलन क्रिएट होता है तो उसको अल्प रोजगार संतुलन कहते हैं। मतलब कि जब अर्थव्यवस्था के अंदर वो सभी लोग जो काम करना चाहते हैं, अगर उन्हें काम नहीं मिलता और अर्थव्यवस्था संतुलन में आ जाती है, AD = AS या S = I हो जाता है, तो उस संतुलन को हम अल्प रोजगार संतुलन के नाम से जानते हैं। तो पहले एग्जाम में पहले आप ये देख लीजिएगा, उसने पूर्ण रोजगार पूछा है या पूर्ण रोजगार संतुलन पूछा है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। उसने अल्प रोजगार पूछा है या अल्प रोजगार संतुलन पूछा है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। और एग्ज़ाम में एक तो आएगा ही आएगा, कंपलसरी है। तो पहले आप बहुत ही अच्छे से देख लीजिएगा कि उसने पूछा क्या है, पूर्ण रोजगार या पूर्ण रोजगार संतुलन, अल्प रोजगार या अल्प रोजगार संतुलन। पहले आपको बेटा इतना समझना है। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। देखिए, मैंने बोला दो तरीके की सिचुएशन होती है, एक होता है पूर्ण रोजगार, एक होता है अल्प रोजगार। पूर्ण रोजगार का मतलब होता है वो सभी बंदे जो प्रचलित मजदूरी दर पर काम करना चाहते हैं, अगर उन्हें काम मिल जाता है सब बंदों को, तो भाई वो पूर्ण रोजगार की स्थिति होती है। जैसे मैंने बोला भाई 100 बंदे हैं जो प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए तैयार हैं और 100 के 100 बंदों को काम मिल गया, तो उसको हम बोलेंगे पूर्ण रोजगार हो गया अर्थव्यवस्था में। 99 भी नहीं चलेगा, 100 मतलब 100, एक बंदा भी खाली नहीं होना चाहिए। अगर 100 के 100 लोगों को काम मिल गया तो हम बोलेंगे पूर्ण रोजगार हो गया। अर्थव्यवस्था में कोई भी अतिरिक्त क्षमता नहीं है, मतलब कि एक भी बंदा खाली नहीं है, सब काम कर रहे हैं।
वहीं दूसरी तरफ अगर ये वाली सिचुएशन है पूर्ण रोजगार की, सबको काम मिल गया और अर्थव्यवस्था, तो वो पूर्ण रोजगार की स्थिति कहलाएगी। और अगर उस समय पे अर्थव्यवस्था में संतुलन क्रिएट हो जाए, AD इज इक्वल टू AS या S इज इक्वल टू I हो जाए, तो उस संतुलन को, उस इक्विलिब्रियम को पूर्ण रोजगार संतुलन के नाम से जानते हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर वो सभी लोग जो प्रचलित मजदूरी दर पर काम करना चाहते हैं, अगर उन्हें काम नहीं मिलता, जैसे मैंने बोला 100 बंदे हैं, 80 को मिल गया, 20 को नहीं मिला, 20 बंदे खाली हैं। अभी यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, अतिरिक्त क्षमता है, तो मतलब ये 20 बंदे कौन है, जो अतिरिक्त क्षमता है अर्थव्यवस्था के अंदर, ये खाली हैं बंदे, तो इन्हें काम नहीं मिला। और अगर फिर भी अर्थव्यवस्था में संतुलन हो जाए, संतुलन कब होता है, जब AD इज इक्वल टू AS या S इज इक्वल टू I हो जाए। अगर बंदे खाली हैं, अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी है, और फिर भी अगर अर्थव्यवस्था संतुलन में आ जाए, तो उस संतुलन को हम क्या नाम देंगे, अल्प रोजगार संतुलन नाम देंगे। संतुलन दो तरीके से क्रिएट हो सकता है, पूर्ण रोजगार में भी और अल्प रोजगार में भी। अगर संतुलन पूर्ण रोजगार में क्रिएट होता है तो उसे पूर्ण रोजगार संतुलन कहते हैं, अगर अल्प रोजगार में होता है तो उसको अल्प रोजगार संतुलन कहते हैं। अच्छा जी, ठीक है। अब यहाँ पे दो जरा चीज़ें समझनी है। एक वर्ड है बेरोजगारी, ठीक है, एक वर्ड है बेरोजगारी। बेरोजगारी का मतलब क्या होता है कि बंदा नल्ला है, खाली है घर से, ठीक है। अच्छा, अब खाली क्यों है ये समझिए। बेरोजगारी जो है वैसे तो बहुत तरीके की होती है, अभी हमें दो तरीके की बेरोजगारी समझनी है। पहली जो होती है ये होती है ऐच्छिक, और दूसरी जो होती है ये होती है अनैच्छिक। बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, ऐच्छिक और अनैच्छिक में से एक कंपलसरी है, एग्जाम में आती ही आती है। ऐच्छिक बेरोजगारी कौन सी होती है? ऐच्छिक, ऐच्छिक का मतलब होता है, ऐच्छिक का मतलब होता है अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा से बेरोजगार। इसके नाम से ही पता चल रहा है ऐच्छिक मतलब, ऐच्छिक, ऐच्छिक मतलब अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से बेरोजगार है। और अनैच्छिक का मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात है, ये अपनी इच्छा से है तो ये अपनी इच्छा से नहीं होगा, यही तो होगा, अपनी इच्छा या अपनी मर्जी भी लिख सकते हो, अपनी इच्छा या अपनी मर्जी से बेरोजगार, बेरोजगार नहीं। तो अब जरा कॉन्सेप्ट को समझिए क्या है। अगर वो आपसे पूछता है कि भाई ऐच्छिक बेरोजगारी क्या होती है, तो आप लिखेंगे वह सभी बंदे, वह सभी लोग जो अपनी इच्छा से बेरोजगार होते हैं या अपनी मर्जी से बेरोजगार होते हैं, उसे ऐच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। या वो सभी बंदे जो अगर इकोनॉमिक्स में थोड़ी अच्छी लैंग्वेज में लिखना चाहते हो तो आप ये लिखेंगे कि वो सभी बंदे जो प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए तैयार नहीं होते, उसे ऐच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। वो रेडी नहीं है काम करने के लिए, मन ही नहीं है उनका, दीदा ही नहीं है। क्यों नहीं है उनका दीदा? भाई क्यों है अपनी मर्जी से बेरोजगार? तो इसके दो रीज़न है बेटा। देखिए, ऐच्छिक बेरोजगारी के अंदर दो कैटेगरी के लोग आते हैं। कौन कौन आते हैं? जैसे कि सबसे पहले लेते हैं केस 1, ठीक है। केस 1 में लेते हैं, जैसे मान लो एक लड़की है, ठीक है, इसका नाम जो है मुस्कान है, ठीक है, और मुस्कान के पास पैसा बहुत है, ठीक है नहीं वैसे इसके पास, गरीब है ये बहुत, पैसा जो है इसके पास बहुत है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है, करोड़ों की इसके पास ज़मीन है, अपना बंगला है, गाड़ी है, एयरप्लेन है, अपने जहाज हैं, तो पैसा बहुत है इसके पास, ठीक है तो नहीं, इमेजिन कर लो। तो इससे क्या ज़रूरत, इसको तो जॉब करने की, मान लो ये अंबानी की बेटी है, ठीक है, ये जो है ये अंबानी की बेटी है, तो इसे काम करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। इसको हम बोलें कि आज ही जॉब कर लो, 20,000 सैलरी देंगे, 30,000 देंगे, 40,000 देंगे, ये कहेगी मेरे को नहीं करनी, अब मेरे को ज़रूरत ही नहीं है भाई, मेरे पास पैसा बहुत है, तू मेरे, ये कहेगी आजा मैं तेरे को जॉब दे दूँगी, तो इसको तो ज़रूरत ही नहीं है काम करने की, ये तो अपनी मर्जी से, ठीक है, इसे कोई ज़रूरत ही नहीं है, पैसा आ रहा है, बहुत है पैसा, ठीक है। मतलब ऐसे बंदे जिनके दादा ने, पापा ने पुश्ते खाएंगी इतना पैसा कमा रखा है, कोई ज़रूरत ही नहीं है काम करने की, बिजनेस चल रहे हैं अपने पुराने पीढ़ियों के, उड़ी चल रहा है काम, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उन ऐसे लोगों को तो कोई ज़रूरत ही नहीं है काम करने की,
उनको हम बोलते हैं बेटा ऐच्छिक, अपनी मर्जी से, कोई ज़रूरत ही नहीं, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी जॉब करने की। लेकिन अब आते हैं दूसरी कैटेगरी में। चलो ये तो अपनी मर्जी से बेरोज़गार है, इनके पास पैसा बहुत है इसलिए ज़रूरत नहीं है कभी काम करने की। अब आते हैं दूसरी कैटेगरी के लोग। दूसरी कैटेगरी के लोग के अंदर कौन आता है? दूसरी कैटेगरी के अंदर एक लड़का है, इसका नाम शिवम है। इसने क्या करा, 12th के बाद ये जो है सीए बन गया। क्या बन गया? ये 12th करी ने और 12th के बाद जो है ये सीए बन गया। ठीक है। अब ये क्या कहता है? ये कहता है कि भाई बात ऐसी है, घर जैसी है, और ऐसा है, सबसे बड़ा पैसा है। ठीक है। और 40,000 से नीचे सैलरी तो मैं लेने का नहीं, मैं काम करूँगा जो कंपनी मुझे 40,000 रुपये देगी। 40 से नीचे तो मैं करने का ही नहीं, 40 तो लूँगा ही लूँगा, मिनिमम 40। बाकी अपनी श्रद्धा अनुसार कोई 45, 50, 60 दे दे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 40,000 से नीचे मैं काम नहीं करूँगा। ये सीए बन गया, गया इंटरव्यू देने जा रहा है ये कंपनी में। ये पहले ए कंपनी में गया। ए कंपनी कहती है जी हम तो 30,000 रुपये देंगे आपको। इनने क्या, अजी ऐसे कैसे 30,000, मैं 40 से नीचे तो बात ही नहीं करने का। फिर ये बी में भी गया, बी कंपनी में। बी ने बोला जी हम तो 35,000 देंगे। ये कह रहा नहीं जी 40 देनी है तो बताओ। ये सी में भी गया, उनने बोला जी 38 दे देंगे। इनने बोला भाई बात ही नहीं है, 40 देनी है तो बताइए। तो इन तीनों कंपनियों ने क्या जी नहीं जी 40 तो नहीं दे सकते हम अभी आपको, आप अभी फ्रेशर हैं, आप तो अभी बने हैं। 30 ले लो, 35 ले लो, 38 ले लो, हर कंपनी इसको अलग अलग ऑफ़र कर रही हैं, लेकिन ये नहीं मान रहा। ये कह रहा है 40 ही लूँगा, 40 से ऊपर बात करो, मिनिमम मुझे 40 तो चाहिए ही चाहिए। तो कोई कंपनी इसको नहीं दे रही, तो ये बेटा जॉब नहीं कर रहा। ना ये इसने इसको सिलेक्ट किया, ना इसने सिलेक्ट किया, इसको नहीं कर रहा, खाली बैठा है घर में और जॉब देख रहा है कि मिलेगी कोई तो कंपनी देगी 40, लेकिन अभी नहीं कर रहा। तो ये भी बेटा किस कैटेगरी, अपनी मर्जी से बेरोज़गार है ना। ये तो एक बैठा हुआ है घर में, रोज़ जॉब देखता है कि कोई तो कंपनी देगी 40,000 रुपये, तो ये नहीं कर रहा जॉब। तो ये भी बेटा ऐच्छिक में ही आएगा, अपनी मर्जी से बेरोज़गार है ना। ये चाहे तो कली सी कंपनी को ज्वाइन करे और 38,000 रुपये की सैलरी मिल जाएगी इसको पर मंथ, लेकिन ये नहीं कर रहा, अपनी मर्जी से बेरोज़गार है। जॉब तो है लेकिन ये कर नहीं रहा, तो ये ऐच्छिक बेरोज़गारी में ही काउंट होगा, क्योंकि ये दोनों ही कैटेगरी के बंदे, चाहे ये हो चाहे ये हो, ये अपनी मर्जी से बेरोज़गार हैं। ऐच्छिक बेरोज़गारी का मतलब ये क्या है बेटा, ये 30,000 रुपये पर मंथ, 40,000 रुपये, 35,000 रुपये पर मंथ, 38,000 रुपये पर मंथ, इसको क्या बोलते हैं? इनको कहते हैं प्रचलित मजदूरी दर। मतलब जो हमें सैलरी मिलती है, जो हमें वेजेस मिलती है, उसको कहते हैं प्रचलित मजदूरी दर। ये इस पर काम करने के लिए तैयार नहीं है। भाई मैंने ऐच्छिक की डेफिनेशन क्या बोली कि वो सभी लोग जो प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए तैयार नहीं होते, उसको कहते हैं। तो ये तैयार ही नहीं है, ना 30 पे, ना 35 पे, ना 38 पे। और रही बात मुस्कान की, उसे तो 50,000 भी दे दो तो करेगी नहीं, ये तो अपनी मर्जी से बेरोज़गार है, इन्हें ज़रूरत ही नहीं है। मुस्कान को तो ज़रूरत ही नहीं है, उसे तो चाहे 50 दे दो या 60 दे दो, तो चाहिए ही नहीं कुछ, इसकी कोई इच्छा नहीं है, ये पैसा बहुत है अपने पास। अच्छा जी ठीक है। अब आती है दूसरी कैटेगरी के लोग, अनैच्छिक बेरोज़गारी। यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, अपनी इच्छा से या अपनी मर्जी से बेरोज़गार नहीं है। तो ये क्या हुआ इसका मतलब, ये बंदे कहते हैं कि बस जॉब दे दो कैसे भी करके, हम प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए तैयार हैं। मतलब कि चाहे 30 दे दो, चाहे 10 दे दो, 15, 20, 25, 30, 35, भाई सैलरी कुछ भी दे दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं रेडी हूँ काम करने के लिए, लेकिन मुझे बस काम दे दो। बस काम मांग रहा है ये, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, सैलरी की कोई दिक्कत नहीं है। तो अनैच्छिक बेरोजगारी कौन सी होती है? अगर आपसे इसकी डेफिनेशन पूछे, इसका मीनिंग पूछे, बेटा बहुत बारी आए हुए, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा इसको। इसमें दोनों का अर्थ भी आ सकता है, दोनों में डिफरेंस भी आ सकता है। आप लिखेंगे कि भाई अनैच्छिक बेरोजगारी का अभिप्राय उस बेरोजगारी से है जिसमें लोग प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए तैयार होते हैं, परंतु उन्हें काम नहीं मिल पाता। क्या बोला मैंने बोला कि भाई प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए तैयार हैं, रेडी हैं बिल्कुल, परंतु
उन्हें काम नहीं मिलता, जॉब नहीं मिलती जी उन्हें। तो ऐसी कैटेगरी के बंदे बेटा अनैच्छिक बेरोजगारी के अंदर काउंट होते हैं। अच्छा, अब बेटा आँख नाक कान खोलकर बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। हम कहते हैं कि जी इतने % बेरोजगारी है भारत के अंदर, इतनी है, इतनी है। तो वो कौन से लोग होते हैं? ऐच्छिक वाले होते हैं या अनैच्छिक वाले होते हैं? बेरोजगारी के अंदर कौन सी कैटेगरी के लोगों को शामिल किया जाता है? आपको ये ध्यान रखना है कि बेरोजगारी का जो संबंध होता है ना, बेरोजगारी का जो संबंध होता है वो बेटा इससे है, अनैच्छिक से। ऐच्छिक के जो होते हैं इसका बेरोजगारी से कोई संबंध नहीं होता, कोई संबंध नहीं होता। ये बेटा आपको ध्यान रखना ही बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब अगर हम कह रहे हैं कि भारत के अंदर 30% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, तो भाई वो 30% लोग कौन हैं? वो ये वाले कैटेगरी के बंदे हैं, ये वाले जो प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर भी अर्थव्यवस्था उसको काम नहीं दे पा रही या देश की सरकार उनको काम नहीं दे पा रही। ये वाले हैं वो लोग, अनैच्छिक वाले। ऐच्छिक वालों को बेरोजगारी में शामिल नहीं किया जाता। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि 100 में से 40 बंदे बेरोजगार हैं तो वो अनैच्छिक कैटेगरी के हैं। ऐच्छिक का बेरोजगारी से कोई लेना देना नहीं है। ऐच्छिक तो अपनी मर्जी से बेरोजगार है ना। ये बंदा चाहे ये कल से ही जॉब कर ले और अभी बेरोजगार है, कल से जॉब कर ले और बेरोजगारी से कैटेगरी से हट के रोजगार की कैटेगरी में आ जाएगा, लेकिन नहीं कर रहा और इसको ज़रूरत ही नहीं है। तो ये तो अपनी मर्जी से है ना। इनको हम ज़बरदस्ती तो नहीं बोलेंगे कि आओ काम करो, क्यों नहीं कर रहे काम, तुम देश की बेरोजगारी बढ़ा रहे हो। ज़बरदस्ती थोड़ी ना बोलेंगे कि नहीं काम कर शिवम, तू नहीं, तू 38,000 में ही काम कर, तू तेरे को 40 तो दे नहीं रहा कोई। तो हम ज़बरदस्ती तो किसी के साथ कर नहीं सकते। तो इस कैटेगरी के अंदर जितने भी लोग आते हैं उनको बेरोजगारी में शामिल नहीं किया जाता, अनैच्छिक वालों को काउंट किया जाता है। कि भाई जो बंदा कह रहा है कि मुझे तो सैलरी का कोई इशू ही नहीं है, मुझे जितनी भी सैलरी दे दो, ठीक है, लेकिन बस काम दे दो, लेकिन फिर भी काम नहीं मिल रहा, तो वो अनैच्छिक है। अच्छा, अब ज़रा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पे मैं एक लाइन लिखता हूँ, यहाँ पे हम लाइन लिखते हैं, एक नोट। हम यहाँ पे लिखते हैं कि पूर्ण रोजगार का मतलब शून्य बेरोजगारी नहीं है। अब ज़रा ध्यान से समझिए क्या लिखा मैंने यहाँ पे। मैंने अभी आपको पूर्ण रोजगार मतलब बताया, वो सभी लोग जो प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए तैयार हैं, ये मैंने बोला था। तो वो कौन से लोग की बात हो रही थी? अनैच्छिक की बात हो रही थी। वो देख, मैंने यहाँ पे ऊपर पूर्ण रोजगार का मतलब लिखा था ना कि जिसमें उन सभी लोगों को काम मिल जाता है। तो कौन से लोग? अनैच्छिक वाले लोगों की बात हो रही है यहाँ पे, जो प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए तैयार हैं। और दूसरा वर्ड मैंने यहाँ पे लिखा है शून्य बेरोजगारी, जीरो अनएम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब क्या है? देखिए, जैसे मान लो 100 लोग हैं अनैच्छिक की कैटेगरी के अंदर, ठीक है। अनैच्छिक बेरोजगारी के अंदर कितने लोग हैं? अनैच्छिक बेरोजगारी के अंदर 100 लोग हैं। मतलब कि क्या कहते हैं, वो सभी लोग जो प्रचलित मजदूरी दर पर काम करना चाहते हैं पर उन्हें काम नहीं मिल रहा, ऐसे 100 लोग हैं, ठीक है। अगर बेटा 100 के 100 लोगों को काम मिल जाए, अगर 100 के 100 लोगों को काम मिल जाए, ये वाले अगर इनको काम मिल जाए, तो हम क्या बोलेंगे? तो हम बोलेंगे अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार हो गया। तो हम क्या बोलेंगे? तो हम बोलेंगे अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार हो गया। अभी ऊपर यही बताया था मैंने आपको कि वही वो सभी लोग जो काम करना चाहते हैं अगर सबको मिल जाए तो पूर्ण रोजगार। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि पूर्ण रोजगार का मतलब शून्य बेरोजगारी नहीं है। इसका क्या मतलब होता है? ये कह रहा है कि भाई ऐसा कभी होगा ही नहीं कि 100 = 100 हो जाए। ऐसा कभी किसी अर्थव्यवस्था के अंदर होएगा ही नहीं कि 100 बंदे जो अनैच्छिक के अंदर हैं, जो काम करने के लिए रेडी हैं, 100 बंदे जो काम करने के लिए रेडी हैं, उन्हें काम मिल जाए
उन्हें काम मिल जाए, ये सिचुएशन कभी क्रिएट ही नहीं होगी अर्थव्यवस्था में। क्यों नहीं होगी? अब ये कह रहा है भाई पूर्ण रोजगार का मतलब शून्य बेरोजगारी से नहीं है। कह रहा है ऐसा कभी होएगा ही नहीं कि अगर 100 लोग हैं तो 100 के 100 को काम मिल जाए। अब क्वेश्चन ये है भाई ऐसा क्यों, ऐसा कैसे हो जाएगा भाई, क्यों नहीं मिलेगा भाई काम इन सब लोगों को? तो देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं कि अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की कुछ मात्रा अवश्य रहती है जिसे प्राकृतिक बेरोजगारी कहते हैं। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। देखिए अब एक नया वर्ड आ गया, प्राकृतिक बेरोजगारी। क्या बोला उसने? कह रहा है हाँ जी सर, ये जो आपने नोट करवाया सर, ये दोबारा बता दीजिए। बता रहा हूँ बेटा। वो कह रहा है कि अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की कुछ मात्रा अवश्य रहती है जिसे प्राकृतिक बेरोजगारी कहते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, हमने यहाँ पे लिखा कि पूर्ण रोजगार का मतलब शून्य बेरोजगारी नहीं है। मैंने ये बोला कि अगर जैसे 100 लोग हैं, 100 लोग जो हैं वो, मैंने यहाँ पे बोला 100 लोग जो हैं वो प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा, तो वो अनैच्छिक के अंदर आ गए। अगर हम इन 100 के 100 लोगों को काम दे दें तो पूर्ण रोजगार हो जाएगा। लेकिन मैंने ये बोला कि ऐसी स्थिति कभी क्रिएट ही नहीं होगी कि 100 लोग अगर अनैच्छिक कैटेगरी के अंदर हैं और 100 के 100 लोगों को काम मिल जाए, ये सिचुएशन अर्थव्यवस्था में कभी पॉसिबल ही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो नीचे कह रहा है कि भाई अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की कुछ मात्रा अवश्य रहती है जिसे प्राकृतिक बेरोजगारी कहते हैं। मतलब कि अगर जैसे 100 लोग अनैच्छिक की कैटेगरी के अंदर है ना, 100 बंदे काम ढूंढ रहे हैं, तो ये कह रहा है 90 हो जाएंगे, 95 हो जाएंगे, लेकिन 100 नहीं होंगे। 1 2 3 4 1%, 2%, 3%, 5% बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में रहती ही रहती है। 100 इज इक्वल टू 100 नहीं होगा कभी भी। 1 2 3 4 5% कुछ ना कुछ बंदे हमेशा बेरोजगार रहेंगे ही रहेंगे। उसको ही क्या कहते हैं? प्राकृतिक बेरोजगारी। अब क्वेश्चन है भाई ऐसा क्यों रहेंगे? ये क्या बात हो गई कि भाई 100 इज इक्वल टू 100 नहीं होगा कभी, हमेशा चाहे 1 रहे, चाहे 2 रहे, चाहे 3 रहे, लेकिन कभी 100 इज इक्वल टू 100 नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा? ऐसा क्या रीज़न है? देखिए आप ये भी कह सकते हो कि प्राकृतिक बेरोजगारी के कारण क्या ऐसा क्यों है कि अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की कुछ मात्रा अवश्य रहती है? ऐसा क्यों होता है? देखिए ऐसा इसलिए होता है, इसके बेसिकली 3 रीज़न है। 3 रीज़न की वजह से कभी भी 100 इज इक्वल टू 100 नहीं होगा कि 100 बंदे काम ढूंढ रहे हैं और 100 के 100 लोगों को काम मिल जाए। 90 हो जाएगा, 95 हो जाएगा, 97 हो जाएगा, लेकिन 2 3 5 बंदे हमेशा खाली रहेंगे। क्यों? इसका सबसे पहला रीज़न है, इसको कहते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी। क्या कहते हैं इसको? संरचनात्मक बेरोजगारी। दूसरी होती है संघर्षात्मक बेरोजगारी, और तीसरी होती है चक्रीय बेरोजगारी। ये 3 रीज़न है जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था के अंदर कभी 100/100 नहीं होगा। अब क्वेश्चन ये है भाई, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, संरचनात्मक और संघर्षात्मक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन ये है भाई ये होती क्या है? संरचनात्मक जो है किसको कहते हैं और संघर्षात्मक जो है किसको कहते हैं? तो अब ज़रा इसको समझिए कि कौन सी बेरोजगारी संरचनात्मक होती है और कौन सी बेरोजगारी संघर्षात्मक होती है, ये ज़रा समझिए। संघर्षात्मक जो है ऐसे लिखेंगे लाइक संघर्ष, संघर्षात्मक बेरोजगारी। देखिए बेटा पहले हम संघर्षात्मक समझते हैं, फिर संरचनात्मक समझेंगे। संघर्षात्मक का मतलब होता है
जब बंदा, देखो जैसे मान लो मैं अभी जॉब कर रहा हूँ कहीं पे, ठीक है, बंदे जॉब क्यों छोड़ते हैं? सिंपल सी बात है, बंदे, आप खुद सोचो, बंदे जॉब क्यों छोड़ते हैं? बंदे जॉब बेटा इसलिए छोड़ते हैं अपनी जॉब से परेशान होकर, या तो बॉस सैलरी नहीं बढ़ा रहा, या परेशान हो चुका है वहाँ के एनवायरनमेंट से, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, काम बहुत ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंगली सैलरी नहीं है, इसलिए तो जॉब छोड़ देते हैं। वरना एक ही जगह टिक के काम कर लें, अगर अच्छी सैलरी मिले, अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट हो, बॉस बढ़िया हो, ज़्यादा काम ना हो, तो हम करते रहेंगे, कभी जॉब छोड़ेंगे ही नहीं। लेकिन बंदा जॉब क्यों छोड़ता है? बंदा जॉब छोड़ता है या अच्छी नौकरी की तलाश में, अच्छी नौकरी की तलाश में क्या कर देता है? अच्छी नौकरी की तलाश में जॉब क्विट कर देता है कि यार चल मुझे यहाँ 20,000 मिल रही है, कहीं दूसरा देखता हूँ, क्या पता 25 मिल जाए, 22 मिल जाए, 23 मिल जाए, 24 मिल जाए, यहाँ तो बहुत ज़्यादा काम है, कहीं दूसरी जगह देखता हूँ, कहीं कम काम मिले, कम प्रेशर हो, इसलिए जॉब छोड़ देते हैं। तो अब क्या हुआ, जैसे मान लो आज किसी ने जॉब छोड़ दी, मैं काम कर रहा था, मैंने आज जॉब छोड़ दी, मैं परेशान हो गया था अपने जॉब से, सैलरी कम थी और बहुत ज़्यादा काम था, बहुत प्रेशर था, रात को बहुत लेट आता था, मेरा बॉस जाने नहीं देता था, खून चूस लेता था मेरा, तो मैंने आज जॉब छोड़ दी कि बहुत हो गया, अब नहीं जाऊँगा। तो अगर बेटा मैंने आज जॉब छोड़ दी, तो इसका ये मतलब नहीं है कि कल मेरे को अगली जॉब मिल जाएगी 21 तारीख को, नॉट पॉसिबल। अगर मैंने 20 तारीख को जॉब छोड़ दी आज, तो बेटा जॉब मेरे लिए कल नहीं रखी है, कल ही मेरे को जॉब नहीं मिल सकती, इम्पॉसिबल है ये। मेरे को जॉब कब मिलेगी भाई? अब मैं सुबह उठूँगा, सर्च करूँगा, हो सकता है 26 तारीख को लगे, हो सकता है 28 फरवरी को लगे, हो सकता है मार्च में लगे, हो सकता है अप्रैल में लगे, कल तो नहीं लगेगी, इतना तो पक्का है। तो भाई क्यों कल क्यों भैया? ऐसे जॉब तैयार थोड़ी ना बैठी है, ठीक है भाई, नौकरी और छोकरी इतनी आराम से नहीं मिलेगी, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब हो सकता है भाई 28 तारीख को मिले मेरे को जॉब, एक हफ्ते बाद मिले, तो मैं तो 7 दिन तो बेरोजगार हो गया, मैं 7 दिन जो है बेरोजगार हो गया। तो यही रीज़न है सबसे पहला कि कभी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे 100 इज इक्वल टू 100 नहीं होगा। सबसे पहला रीज़न क्या है? संघर्षात्मक, कि अच्छी नौकरी की तलाश में बंदे जॉब क्विट कर देते हैं, अब दूसरी जॉब ढूंढने में टाइम लगेगा। अब जैसे मान लो मेरी शादी है नहीं, लेकिन मान लो अब भाई शादी है तो छुट्टी लेनी पड़ेगी ना, ऐसे थोड़ी ना मैं बॉस को बोलूँगा हाँ सुबह आऊँगा मैं और शाम को फेरे लूँगा। तो भैया शादी जब होती है तो छुट्टी लेनी पड़ जाती है। तो या तो बेटा कोई पर्सनल रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आपको जॉब क्विट करनी पड़ रही है कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, या आप अपनी जॉब से परेशान हो चुके हो, तो उसको संघर्षात्मक कहते हैं। ये भाई ये जो होती है संघर्षात्मक, ये कौन सी होती है? जब बंदा अपनी जॉब से परेशान हो जाता है और अच्छी सैलरी, अच्छी जॉब की तलाश में अपनी जॉब को क्विट कर देता है, ठीक है। 2 रीज़न हो सकते हैं जॉब को क्विट करने के, या तो अच्छी जॉब चाहिए, परेशान हो गया, जैसे मैंने बोला भाई मैंने आज जॉब छोड़ दी 20 तारीख को, तो बेटा कल नहीं मिलेगी जॉब, सिंपल सी बात है, जॉब हमेशा आपके लिए तैयार नहीं बैठी है, ठीक है। तो ये रूल हर जगह अप्लाई होता है, नौकरी या छोकरी कोई भी हो। तो अब मैंने बोला भाई मान लो 28 तारीख को मेरे को जॉब मिली, तो मैं 7 दिन बेरोज़गार हो गया। तो ये 7 दिन जो मैं बेरोज़गार हुआ किस वजह से हुआ? नहीं, अच्छी जॉब चाहिए थी, मान लो मेरे को मिल गई अच्छी जॉब, बट 7 दिन बेरोज़गार रहा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे संघर्षात्मक। या मैंने बोला अपना कोई पर्सनल रीज़न भी हो सकता है, जैसे भी भाई मैंने बोला भाई मान लो क्या कहते हैं मेरी शादी है, ठीक है। अब भाई अगर शादी है, हाँ जी कुछ कह रही हो क्या सब? मैंने बोला हाँ शादी बुलाऊंगा तो मैंने, ठीक है। तो मैंने बोला कि भाई शादी है, ठीक है। अब शादी है तो भाई ऐसा तो बंदा छुट्टी लेता है ना शादी में, कि भाई क्या कहते हैं, ऐसा तो नहीं है कि सुबह ऑफिस जाऊंगा और शाम को फेरे लूँगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो भाई छुट्टी लेते हैं बंदे, लड़का हो या लड़की हो कोई भी हो, तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए मान लो 10 दिन की छुट्टी ले ली मैंने, ठीक है, 10 दिन छुट्टी ले ली, तो 10 दिन तक मैं
बेरोज़गार हो गया, ये भी कह सकते हो। कोई भी अपना जो है कोई भी अपना जो है पर्सनल रीज़न जो है वो आपका जो है हो सकता है, ठीक है। या तो अच्छी जॉब की तलाश में, या जो है शादी की तलाश में, शादी की तलाश में, ठीक है। शिवम देखो कितना खुश हो रहा है शादी के नाम से। अच्छा, और भी रीज़न हो सकते हैं, जैसे मान लो फीमेल्स होती हैं, फीमेल्स में देखो, फीमेल्स में क्या होता है, जो फीमेल्स वर्किंग होती हैं, वर्किंग मतलब जो जॉब करती हैं, जो काम करती हैं, उनकी बात हो रही है। अब फीमेल्स में क्या है, अब जो है, ठीक है, कह रहा है अगर बॉस ही जॉब से निकाल दे तो बॉस क्यों निकाल बॉस क्यों निकालेगा जॉब से? बॉस ने जॉब से निकाल दिया तो वो तो अलग ही चीज़ हो गई ना, तुमने कुछ कांड कर दिया वहाँ पे, तब भी बेरोज़गार हो जाओगे आप। तो वो रीज़न मैटर करता है बेटा कि बॉस ने निकाला क्यों है। तो हम बात करें, जैसे मान लो कुछ फीमेल्स वर्किंग होती हैं, ठीक है। अब बेटा जो वर्किंग फीमेल्स होती हैं, अब उनमें क्या होता है, अब मान लो कोई फीमेल है, अब मान लो वो प्रेग्नेंट है, ठीक है। अब शुरू में तो वो काम कर लेती है कुछ महीने, लेकिन जब भी टाइम आ रहा होता है तो फिर क्या होगा, अब जब भी टाइम आएगा तो बेटा छुट्टी लेनी पड़ती है उसको, ठीक है। अब मान लो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना उसको रेस्ट चाहिए ही चाहिए, छुट्टी चाहिए ही चाहिए, मैंडेटरी है जब भी टाइम आएगा। अब भाई जब तक बेबी वगैरह नहीं होगा, बेबी होने के बाद अब फिर एक महीने बाद फिर वो सोचते हैं भाई 1 महीने बाद ही ज्वाइन करेंगे अब तो ऑफिस। तो ये क्या हुआ, 1-2 महीने के लिए छुट्टी हो गई, बेरोज़गार हो गई। तो ये कुछ अपना पर्सनल रीज़न भी हो सकता है, या अच्छी जॉब की तलाश में, वो सब संघर्षात्मक बेरोजगारी के अंदर जो है काउंट होंगे। अच्छा, अब आता है संरचनात्मक। संरचनात्मक कौन से होते हैं? संरचनात्मक वो होते हैं जो तकनीकी परिवर्तन की वजह से बेरोजगार हो गए। तकनीकी परिवर्तन की वजह से, तकनीकी परिवर्तन की वजह से क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। अब क्वेश्चन ये है कि भाई तकनीकी परिवर्तन जो है, तकनीकी परिवर्तन जो है ये क्या होता है? तकनीकी परिवर्तन जैसे कि तकनीकी परिवर्तन का मतलब होता है, जैसे मान लो जो बेटा कंप्यूटर आया, कंप्यूटर, तो जब कंप्यूटर आया तो बेटा कंप्यूटर आने से आपको पता है जब कंप्यूटर आया था तो बहुत लोगों ने इसका विरोध करा था। क्यों? क्योंकि भाई लोगों का मानना था भाई ये तो बेरोजगारी फैला देगा और भैया 10 बंदों का काम अकेला कर देगा, और हुआ वो चीज़ एक्चुअल में, ठीक है। अब जब कंप्यूटर आया तो जिन अब आया तो बेटा अब उसको सीखना पड़ा लोगों को, आते थोड़ी ना, आते ही सीख लिया लोगों ने, आया सीखा, लेकिन उस टाइम पीरियड तक बेरोजगार हो गए। पहले उसको सीखा, अब जिन्होंने सीख लिया उसको जॉब मिल गई, जिन्होंने नहीं सीखा वो बेटा बेरोजगार हो गए, जिनको नहीं आया कंप्यूटर। तो हाँ जी, आपने बताया था जैसे कोई महिला है सर, हाँ, तो वो 2 महीने प्रेग्नेंट है, तो वो 1 महीने 2 महीने पहले रेस्ट लेके, हाँ सर मानता हूँ, लेकिन सर वो ये सपोज करो कोई पुलिस ऑफिसर है सर, उसको तो वेतन मिलता है ना सर, वो तो छुट्टी पे है सर, लेकिन सर उसका तो वेतन बना बनाया है ना, तो वो रोजगार कहाँ से होगी सर? नहीं वो तो अलग चीज़ है भाई, उसको तो वो अब सैलरी देखो कुछ मैटर करता है, वो अब बेरोजगारी की कैटेगरी के अंदर नहीं आएगा। वो तो होता है कि आपके अकाउंट में छुट्टियां होती हैं, ठीक है, जैसे कुछ बंदे छुट्टियां इकट्ठी कर लेते हैं कि लंबी छुट्टी लेंगे, वो एक अलग, वो एक एक्सेप्शनल केस है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आपकी जॉब ही चली गई है? समझ में नहीं आया, थोड़े कंफ्यूज हो गया था। नहीं वो तो वो तो ये है कि भाई आप अभी भी आप अपनी जॉब से जुड़े हुए हो, आप हटे नहीं हो, आपने तो छुट्टी ली है कि अभी मैं चल रीज़न है, अब आऊँगा घूम फिर के, फिर जॉब दोबारा वहीं से ज्वाइन कर लूँगा, तो सैलरी का कोई इशू, वो एक एक्सेप्शनल केस। आप ये है कि भाई छूटी गई जॉब, चली गई, ठीक है। अच्छा, अब जैसे कंप्यूटर आया तो भाई लोगों को सीखना पड़ा। अब जब ऐसे थोड़ी बेटा आज आया और कल कंप्यूटर सीख लिया, टाइम लगा उसको सीखने में, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, तब तक लोग बेरोजगार। जब भी कोई टेक्नोलॉजी आती है तो लोगों को बेरोजगार करके जाती है, सिंपल सी बात है। जैसे मान लो कंप्यूटर आया, लोग बेरोजगार हो गए। जैसे फ़ोटोकॉपी के आने से पहले लोग कार्बन का यूज़ करते थे, कार्बन पेपर नीले कलर का होता है ना, पहले उस पर लिखते थे, वो छप जाता था दूसरे पेज पे। तो फ़ोटोकॉपी मशीन के आने से पहले कार्बन इंडस्ट्री बहुत चलती थी, लेकिन जब फ़ोटोकॉपी की मशीन आई तो बेटा अब कार्बन कोई पूछता ही नहीं,
कार्बन इंडस्ट्री के अंदर बेरोज़गारी हो गई। अब तो कहीं कोई छोटा मोटा कोई वो बिल बनते हैं, वहाँ कहीं कार्बन लगता है। अब तो बेटा कहीं कार्बन देखने के लिए मिलता ही नहीं है। हाँ जी सबा। ये कार्बन वो होता है जो ब्लू कलर का हाँ होता है, जिससे हाँ छप जाता हाँ, है। वही होता है कार्बन। तो दूसरे पन्ने पे सेम सेम छापने के लिए जो करते थे हम बचपन में। अब तुमने करा नहीं करा ये नहीं पता। तो कार्बन इंडस्ट्री पे इफ़ेक्ट पड़ा, ठीक है, किसके आने से? फ़ोटोकॉपी के आने से। अच्छा, ऐसे ही जैसे जब टीवी नहीं था, जब टीवी नहीं था तो लोग क्या करते थे, जब भी कोई मूवी वगैरह लगती थी तो भाई सिनेमा वगैरह में जाते थे। लेकिन अब जब टीवी आ गया तो लोग ने जाना ही बंद कर दिया, घरों में ही देखने लग गए कि टीवी पे आ जाएगी। तो जब भी कोई टेक्नोलॉजी आती है तो वो बेटा लोगों को बेरोज़गार करके जाती है, सिंपल सी बात है। तो जब तकनीकी परिवर्तन की वजह से लोग बेरोज़गार हो जाते हैं लॉन्ग रन के अंदर, तो उससे जो है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं संरचनात्मक। अब है तीसरी चक्रीय बेरोज़गारी। चक्रीय बेरोज़गारी का क्या मतलब होता है? चक्रीय बेरोज़गारी का मतलब होता है कि लाइक मान लीजिए ये बिज़नेस साइकिल्स है, ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? इसको कहते हैं, ये हमारा जो है व्यावसायिक चक्र होता है, इकोनॉमी कैसे रन करती है, देखिए इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं बूम पीरियड। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं बूम पीरियड। हिंदी में अगर हम इसकी बात करें तो इसको तेजी काल कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? तेजी काल। अच्छा, इसको क्या इसका मतलब है यहाँ पे मांग क्या होती है, या मांग बहुत ही ज़्यादा होती है, सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है इकोनॉमी के अंदर, सारी की सारी आर्थिक क्रियाएं मस्त चल रही होती हैं, गजब की। लेकिन जो ये वाला होता है बॉटम पे, इसको कहते हैं मंदी काल। क्या कहते हैं इसको? मंदी काल, या डिप्रेशन भी आप इसको जो है कह सकते हो इंग्लिश में। अब जैसे कि मान लो, जैसे कि बेटा कोविड आया, तो कोविड में आप जानते हो क्या हुआ? अच्छा, पहले सब कुछ ठीक चल रहा था, ठीक है, जैसे मान लो पहले सब कुछ ठीक चल रहा था फरवरी के अंदर, ठीक है, लेकिन फिर ज़िंदगी में कीटाणु आया, और उस कीटाणु के आने से फिर क्या हुआ? देश में लॉकडाउन लगा, सारी की सारी आर्थिक क्रियाएं ठप हो गई, अच्छे अच्छे बिजनेस बंद हो गए, लोगों को काम धंधों से हटा दिया, बेरोजगारी हुई। और भैया जब पूरा संपूर्ण लॉकडाउन लग गया पूरे भारत के अंदर, तो हम आ गए यहाँ पे इस सिचुएशन में, मंदी काल में आ गए। क्यों? क्योंकि सब कुछ ठप हो गया, सब बिजनेस, सब इंडस्ट्री, पूरा देश जो है, मांग वगैरह लोग डिमांड नहीं कर रहे, बस खाने के लिए मिल जाए बेसिक नेसेसरी चीज़ वो। अब उस टाइम पे अगर किसी से कोई बोलते कि चल एसी खरीदने चल रहे हैं, नॉर्मल पर्सन की बात हो रही है कि चल एसी खरीदने चलते हैं, ठीक है, या चल शादी की शॉपिंग करने चलते हैं, तो कोई करता उस टाइम पे? वहाँ पे लोगों को उस टाइम पे लोगों को ये था कि यार का खाने के लिए मिल जाए, वही बहुत है सुबह शाम का, तो ये अननेसेसरी चीज़ें नहीं खरीद रहा था कोई भी। तो फिर क्या हुआ? फिर बेटा लॉकडाउन खुला, सब कुछ फिर से आया रनिंग में, धीरे धीरे सरकार ने खोला, फिर अर्थव्यवस्था सही से चलने लगी, फिर हम बूम पीरियड पे आ गए, है ना, फिर लोगों को काम धंधा मिला, फिर सब कुछ ठीक हुआ, फिर ज़िंदगी में दूसरा कीटाणु आया, फिर हम नीचे आ गए, है ना, फिर लॉकडाउन लग गया, फिर लोगों की जॉब चली गई, फिर हम उठेंगे ऊपर। तो ये अर्थव्यवस्था के अंदर ऐसा चलता रहता है, बूम पीरियड, मंदी, तेजी काल, मंदी काल, तेजी काल, मंदी काल चलता रहता है। और इसकी वजह से जब लोगों की जॉब जाती है तो उसको चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। ये 3 रीज़न है जिसकी वजह से प्राकृतिक बेरोजगारी क्रिएट होती है, अर्थव्यवस्था में कभी भी 100/100 नहीं होने देती। चक्रीय बेरोजगारी, संघर्षात्मक या संरचनात्मक, ये कई रीज़न हैं जिसकी वजह से 100 = 100 कभी होगा ही नहीं। इतनी बात आपको जो है ध्यान रखनी है। तो आपने अभी जो पढ़ा है, आपने अभी पढ़ा पूर्ण रोजगार क्या होता है, अल्प रोजगार क्या होता है, पूर्ण रोजगार संतुलन क्या होता है, और अल्प रोजगार संतुलन जो है वो आपका क्या होता है, और शून्य बेरोजगारी क्या होती है। शून्य बेरोजगारी कब होगी? जब 100 = 100 होगा। अगर 100 लोग अनैच्छिक कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं और 100 के 100 लोगों को हम काम दे दें तो शून्य बेरोजगारी हो जाएगी। लेकिन मैंने बोला ऐसा होगा ही नहीं कभी कि 100 = 100, कभी भी शून्य बेरोजगारी होगी नहीं, हमेशा 1, 2, 5 बंदे बेरोजगार रहेंगे, ठीक है। अच्छा, और क्यों रहेंगे? उसी को प्राकृतिक बेरोजगारी कहते हैं। और क्यों रहेंगे? ये रीज़न है इसके, इस वजह से रहेंगे।
तो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है वो तो आपको ध्यान, अभी हमने न्यून मांग अधिमांग कुछ नहीं पढ़ा, अभी हमने सिर्फ इस चैप्टर के टेक्निकल टर्म्स को समझा है। अगर आप इसको समझ गए हो, अब देखिए अब आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अब हम समझते हैं कि भैया न्यून मांग जो है या इसको अभावी भी कहते हैं, न्यून मांग या अभावी मांग जो है ये बेटा क्या होती है, किस चीज़ को न्यून मांग या अभावी मांग कहते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। देखिए पहले हम इसका कर्व समझेंगे। हाँ जी, ये प्रभावपूर्ण मांग क्या होती है? ये भी यही होती है बेटा अभी बता रहा हूँ क्या होती है, रुको। पहले हम इसका कर्व समझते हैं। देखिए हमने इससे प्रीवियस क्लास में अल्पकालीन संतुलन उत्पादन में इक्विलिब्रियम का कर्व पढ़ा था, अगर आपको याद हो। यहाँ पे हमने कैसे पढ़ा था इक्विलिब्रियम? देखिए इक्विलिब्रियम हमने इस तरीके से पढ़ा था कि भाई ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये जीरो है, ठीक है। समग्र पूर्ति का कर्व कैसे बनता है? समग्र पूर्ति का जो कर्व है वो आपका बनता है इस तरीके से, ठीक है। समग्र मांग का कैसे बनता है? समग्र मांग का बनता है आपका इस तरीके से, ये हो गया AD। अब AD और AS कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं इसको? ये इसको यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट आ गया E और ये हो गया Y, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। समग्र मांग और समग्र पूर्ति क्या होती है? पहले समग्र पूर्ति की ध्यान से समझिए। समग्र पूर्ति क्या होती है? समग्र पूर्ति जो है एक साल के अंदर अंदर एक अर्थव्यवस्था में जितने भी उत्पादक है वो कितनी वस्तु बनाने का प्लान कर रहे हैं। और समग्र मांग क्या होती है? कितना बंदा डिमांड करेगा, कितना पैसा खर्च करने के लिए तैयार है। मैंने आपको ये बोला था कि भाई ये भी प्लान है और ये भी प्लान है। हम प्लान की बात करते हैं, एक्चुअल की बात नहीं करते कि लोग कितना पैसा खर्च करने के लिए तैयार है, कितनी योजना बना रहे हैं, कितनी डिमांड करेंगे। वो है समग्र मांग, प्लान वाली। और चाहे मांग हो चाहे पूर्ति हो, दोनों प्लान वाली ही होती हैं। और अभी इस लड़की ने बोला कि प्रभावपूर्ण मांग क्या होती है? इफेक्टिव डिमांड। तो ये जो ई बिंदु, ये जो संतुलन पे जो डिमांड होती है, इसको ही इफेक्टिव डिमांड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रभावपूर्ण मांग, इफेक्टिव डिमांड कहते हैं इसको, ठीक है। तो एग्ज़ाम में अगर पूछे, कई बार एग्ज़ाम में आती है ये इफेक्टिव डिमांड, प्रीवियस में बता चुका हूँ सारा ये। तो आप बोलेंगे कि जहाँ पे समग्र मांग और समग्र पूर्ति आपस में बराबर होते हैं उसको जो है समग्र प्रभावपूर्ण मांग या इफेक्टिव डिमांड कहते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन है कि न्यून मांग क्या होती है या अभावी मांग? तो बेटा ये तो दोनों प्लान वाली है, ठीक है। जब आपकी एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड, जब आपकी प्रभावी मांग, प्रभावी या प्रभावपूर्ण एक ही चीज़ होती है, ठीक है। प्रभावी मांग या प्रभावपूर्ण मांग एक ही चीज़ है। तो जब आपकी एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड जो है, एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड वो जो है बेटा कम रह जाती है प्लान वाली से, तो उसको न्यून मांग या अभावी मांग कहते हैं। जब आपकी एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड, एक्चुअल का मतलब वास्तविक, एक्चुअल में जो हुई, जब वो कम रह जाती है प्लान वाली से, तो उसको न्यून मांग या अभावी मांग कहते हैं। ये कहाँ पे इसको कट कर रही है? ये इसको कट कर रही है यहाँ पे Y1 पे। इसको हम नाम दे देते हैं E1। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझिए बेटा। ये जो E बिंदु है, E बिंदु, मैंने बेटा देखो, पहले हमें काम मिलता है, काम से पैसे आते हैं, आय होती है, और आय से फिर हम व्यय करते हैं या डिमांड करते हैं, ठीक है। तो बेटा मैंने ये सोचा कि अगर मैं वो सभी लोग जो काम करना चाहते हैं, अगर मैं उनको काम दे दूं, फुल एम्प्लॉयमेंट, सबको काम दे दूं, तो सबके पास पैसे आएंगे। जैसे मैंने बोला 100 लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, मैंने उन सबको काम दे दिया, सबको दे दिया 100 के 100 को, तो 100 के 100 के पास पैसे आएंगे, और जब पैसे आते हैं तो ही हम डिमांड करते हैं। तो मैंने ये सोचा कि अगर मैं सबके 100 के 100 लोगों को काम दे दूं तो वो इतनी डिमांड करेंगे, इतनी, मान लो 2 लाख रुपए की डिमांड करेंगे। तो ये जो पॉइंट है E, ये जो पॉइंट है ये किसका है? पूर्ण रोजगार का। किसका है?
पूर्ण रोजगार का पॉइंट है ये। क्यों है पूर्ण रोजगार का, ये समझिए। क्योंकि मैंने यहाँ पे ये माना अपनी तरफ से कि वो सभी लोग जो काम करना चाहते हैं, अगर मैं उनको काम दे दूँ तो फिर काम दे दूँ तो उनके पास पैसे आएंगे, और पैसे आएंगे तो वो डिमांड करेंगे। तो मैंने सोचा अगर सबको काम मिल जाए, पूर्ण रोजगार की स्थिति अगर अर्थव्यवस्था में क्रिएट हो जाए तो वो इतनी डिमांड करेंगे। लेकिन हुआ क्या, एक्चुअल में डिमांड हो रही है इतनी 1 लाख की। इतनी डिमांड जो है 1 लाख की, ये कम रह गई। तो इसकी वजह से ये गैप क्रिएट हो गया अर्थव्यवस्था के अंदर। इसी गैप को हम क्या कहते हैं, इसको चाहो तो नाम दे दो इस बिंदु को के। इसी गैप को बेटा आप न्यून मांग बोलेंगे, इसी गैप को आप अभावी मांग बोलेंगे, या इसी गैप को आप क्या बोलेंगे, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। इसी गैप को बोलते हैं इसी गैप को बोलते हैं अविस्फीतिक अंतराल। क्या कहते हैं, अविस्फीतिक अंतराल इसको कहते हैं। तो अगर वो आपसे न्यून मांग पूछे, अभावी मांग पूछे, ये जो गैप क्रिएट हुआ ये वाला ई के, इसी को ही न्यून मांग, अभावी मांग या अविस्फीतिक अंतराल कहते हैं। तो मीनिंग क्या निकलेगा, अगर वो आपसे अर्थ पूछे कि भाई अर्थ बता क्या है, तो आप बोलेंगे कि जब, कैसे लिख सकते हैं डेफिनेशन, आप ऐसे लिख सकते हैं डेफिनेशन कि जब वास्तविक समग्र मांग, जब वास्तविक समग्र मांग नियोजित समग्र मांग से, नियोजित समग्र मांग से कम रह जाती है, कम रह जाती है, तो उसे न्यून मांग, तो उसे न्यून मांग, अभावी मांग, या बेटा आप ये भी कह सकते हो अविस्फीतिक अंतराल कहते हैं। अविस्फीतिक अंतराल कहते हैं। ये आप जो है यहाँ पे लिख सकते हो। जब वास्तविक समग्र मांग, वास्तविक का मतलब एक्चुअल में जो हुई, जब वास्तविक समग्र मांग वाली, एक्चुअल वाली कम रह गई प्लान वाली से, मैंने सोचा था इतनी होगी और हो रही है इतनी, तो वो जब वास्तविक वाली कम रह जाती है नियोजित वाली से, तो उसको बेटा न्यून मांग, अभावी मांग या अविस्फीतिक अंतराल जो है कहते हैं। क्वेश्चन ये है कम क्यों रह गई, कारण क्या है इसका कि कम रह गई, तो बहुत ईजी है इसका कारण। आपको भाई मैंने हमने समग्र मांग के घटक पढ़े थे, C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये पढ़ा था हमने। तो बेटा आपको कुछ नहीं करना, इसके कारण क्या है, किसके कारण, न्यून मांग के या अभावी मांग के या बेटा अविस्फीतिक अंतराल के, किसी के भी पूछे एक ही चीज़ है ये, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, देखो बहुत ही ईजी है। आपको बस क्या लिखना है, यहाँ पे सी, देखो मैं यहाँ पे C, I, G और X, जब ये चारों के चारों क्या होते हैं, जब ये चारों के चारों घटते हैं और ये जो है ये बढ़ता है, तो बेटा क्या होता है, तो जो है अर्थव्यवस्था में न्यून मांग क्रिएट होती है। अब आप क्या होगे जी ये क्या लिख दिया आपने, ये घटता है ये बढ़ता है, तो ये समझिए ज़रा। आपको बेटा सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए C क्या होता है, I क्या होता है, G क्या होता है, X क्या होता है और M क्या होता है। C कौन था भाई, मैंने बोला मांग कौन कौन करते हैं, परिवार करता है, C को परिवार कहते हैं, निजी क्षेत्र करता है, सरकार करती है, ये बेटा निर्यात होता है और ये आयात होता है, ये हमने पढ़ा था। तो जैसे देखो मैंने सोचा परिवार कितनी मांग करेगा, 50 की, I कितना करेगा, मान लो ये भी 50 की, G कितना करेगा 50 की, X निर्यात हम कितना करेंगे 70 का और आयात करेंगे 20 का। ये मैंने अपनी तरफ से माना कि इतनी इतनी हो सकती है। तो कितना आएगा देखो 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50 और ये आ जाएगा 200। तो ये क्या है, ये है प्लान एग्रीगेट डिमांड। ये मैंने माना, मैंने ये सोचा एज अ प्रोड्यूसर, एज अ उत्पादक मैंने सोचा कि C इतनी करेगा, I इतनी करेगा, G इतनी करेगा, निर्यात इतना होगा, आयात इतना होगा। और हुआ क्या एक्चुअल में, देखिए एक्चुअल में क्या हुआ, मैंने सोचा था C करेगा 50 की मांग 50 रुपए की, जबकि C ने करी 30 रुपए की। मैंने सोचा था I करेगा 50 की,
उनने करी 20 रुपये की। मैंने सोचा था सरकार करेगी 50 रुपये की, उनने करी 10 रुपये की। मैंने सोचा था दूसरा देश, निर्यात का मतलब होता है दूसरा देश, दूसरे देश को जब हम वस्तु बेचते हैं, मैंने बोला था 70 रुपये की करेगा, उनने करी 50 की। मैंने सोचा था आयात होगा 20 रुपये का, आयात हो गया 40 रुपये का। अब देखिए क्या हुआ, अब इसका सम करो, 30, 40, 50, 60 और ये बेटा नेगेटिव का 10 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 50। एक्चुअल में क्या हुआ, मैंने जितना जितना सोचा था उल्टा ही हो गया बेटा। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे बेटा न्यून मांग। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है ये। इतने पढ़िए इसको आज, बाकी इसके क्या रीज़न वगैरह है वो हम बाद में पढ़ेंगे। अब ये शोर मच रहा है, आपको समझ नहीं आएगा।